Hello student, myself Gajendra Gaur, G&R Management College, बुलंदशहर, B.Ed डिपार्टमेंट से पेपर नंबर 2, इसका कोड है 102, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। तो कल हमने उसकी सेकेंड यूनिट की बात की थी और आज हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं, जिसका मतलब सीखना एवं अभिप्रेरणा, यानी कि लर्निंग एंड मोटिवेशन। यानी कि लर्निंग और मोटिवेशन, सीखना और अभिप्रेरित होना, यानी कि हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं और सीखने के बाद में क्या मिलता है, वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, जो हम अगले काम को कर रहे हैं उसे और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी में आगे बात करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि चार्ल्स ई स्कीनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि सीखना क्या है कि व्यवहार में चेंजेस या व्यवहार में सामंजस्य, यानी कि अपने आप को एडजस्टमेंट की प्रक्रिया ही क्या है, सीखना है। सीखना ही शिक्षा है और दोनों ही एक प्रक्रिया है और संकेत करते हैं। सीखना तथा शिक्षा दोनों ही जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहती हैं। यानी कि सीखना और सिखाना क्या है, जीवन पर चीज़ें चलती रहती हैं। एक बात करते हैं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को, यानी कि जब हम कोई नए ज्ञान की खोज करते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, नवीन प्रक्रियाओं को करते हैं, को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, सीखना। यानी कि कुछ भी हम नया कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम हटके कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, वहाँ से सीख रहे हैं। तो आगे बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, यानी सीखने की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बात करते हैं सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ट्रुथ है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, यानी कि व्यक्ति प्रत्येक समय कुछ ना कुछ नया सीखता है। मतलब लेके जन्म से और मृत्यु समय तक जो भी बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो कुछ ना कुछ पर डे रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। सीखना विकास है, सीखना परिवर्तन है, सीखना अनुकूलन सीखना अनुभवों का संगठन है। यानी कि जो हमारे अनुभव होते हैं, छोटे छोटे जो हम चीज़ें सीख कर उनका अनुभव एकत्रित करते हैं, तो सीखना क्या है, एक हमारे जो अनुभवों का क्या है, एक संगठन है। तो सीखना उद्देश्य है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सक्रिय है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, सीखना वातावरण की उपज है, सीखना खोज करना है। नेक्स्ट बात करें सीखने की प्रक्रिया में सोपान, यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया के सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन, उद्देश्य यानी कि एम्स, बाधा यानी कि बैरियर्स, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पुनर्वलन, संगठन। ये 6 जो है सोपान है, स्टेप्स हैं, इस सीखने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूपीटेट सीटेट के लिए भी आ जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का सोपान कौन सा नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से एक, उसमें 3 सही होते हैं, एक नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो उसको हमें देखना होता है। अब बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया के सोपानों में कुछ समस्या आती है। जैसे पी पर्सन होता है, ये कोई एक पर्सन है यहाँ, और ये पर्सन क्या है, अपना कोई उद्देश्य है इसका, उस उद्देश्य की तरफ ये इसका क्या है, एक गोल है, ये उसका उद्देश्य है कि इस व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचना है। अब ये यहाँ से चलेगा तो इसके रिसोर्सेस होंगे, साधन होंगे बहुत सारे, ये सब साधन है इसके, भाई ये यहाँ है, किसी उद्देश्य को पाने के लिए उस साधनों की जरूरत होती है ना। अब जब प्रक्रिया में कोई काम करते हैं तो उसके अंदर कोई बाधा भी आती है, क्या आता है, कोई बैरियर भी आते हैं, ये इसके बैरियर है। हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते हैं, कुछ समस्याएं भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो या तो हम इन समस्याओं को, परेशानियों को पार करते हुए सीधा अपने गोल पर चले जाएं, या फिर हम ऊपर से चले जाएं किसी शॉर्टकट रास्ते से, या फिर हम अपना गोल ही चेंज कर दें और किसी और गोल की तरफ चले जाएं। अगर हमारे सीखने की प्रक्रिया के अगर हम करते हैं अभिप्रेरणा, उद्देश्य, बाधा
विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पुनर्वलन, संगठन, तो हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं अगर इनको फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अधिगम मीन्स होता है सीखना, और सीखना क्या है, मैं सीखने को प्रभावित कौन कर रहे हैं, यानी कि शिक्षार्थी से संबंधित कारक, यानी कि जो छात्र होता है, छात्र से संबंधित जो सीखने में जो दिक्कत आता है, जो प्रभावित करते हैं, जो बाधाएं आती हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, बालक, उसके बाद बालक कैसा है ना, सीखने की इच्छा है या नहीं है, शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, परिपक्व है या नहीं है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेट होता है नहीं होता है, सीखने वाले की अभिवृत्ति है, और सीखने का समय है, बुद्धि है, अधिगम प्रक्रिया है। बात करते हैं शिक्षक से संबंधित कारक, विषय का ज्ञान, शिक्षा का व्यवहार, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षण विधियाँ, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, व्यक्तित्व, बाल केंद्रित शिक्षा और समय सारणी, ये सब क्या है, शिक्षक से संबंधित कारक है। विषय का ज्ञान मतलब शिक्षक को कितना ज्ञान है, अपने विषय पर उसकी कितनी पकड़ है, कितनी उसकी मास्टरी है। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान, उसका साइकोलॉजिक ज्ञान कैसा है, मतलब बच्चों को समझने में वो कितनी अच्छी है, उसकी पकड़ कितनी है, तो बच्चों को क्या समस्या है, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। शिक्षण विद्या, उसका मेथड क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, यानी कि वो शिक्षा को उसकी छात्रों की योग्यता क्षमता के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, या फिर एकदम सबको एक जैसा रैंडमली पढ़ाते हैं। व्यक्तित्व कैसा है उसका, बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे को प्रथम मानकर शिक्षा दी जानी है। समय सारणी का सही उपयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनको एक्टिविटी, जो पाठ्य की सहगामी क्रिया होती हैं, जो हमारी कल्चर एक्टिविटी है, जो हमारी उसके अंदर एक्टिविटी को करिकुलम होते हैं, वो उसके अंदर कितनी है। फिर अनुशासन कैसा है क्लास का, स्कूल का, तो ये भी मायने रखता है शिक्षा से संबंधित कारक। बात करते हैं पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, विषय वस्तु का आकार क्या है, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टिफिकल तो नहीं है, विषय वस्तु का क्रम क्या है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण कैसा है, भाषा शैली कैसी है उसकी, बहुत ज़्यादा टिफिकल तो नहीं है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, रुचिकर विषय वस्तु है, विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता है, विषय वस्तु की संरचना है, विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। अब करते हैं अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, यानी सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना, है ना, जब लर्निंग। अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, संपूर्ण व नामखंड विधि, फिर आती है उप विषय बनाम सकेंद्रित विधि, संकलित बनाम वितरित विधि, आयोजित बनाम प्रासंगिक विधि, सक्रिय बनाम निष्क्रिय विधि। ये क्या है, अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। संपूर्ण बनाम खंड विधि, यानी कि संपूर्ण से कोई, अगर हमारे पास में बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे और उस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। उप विषय से बनाम सकेंद्रीय, यानी कि अलग एग्जाम्पल से हम किसकी तरफ जाएंगे, केंद्र की तरफ जाएंगे। संकलित बनाम वितरित, आयोजित बनाम प्रासंगिक और सक्रिय बनाम निष्क्रिय। अब करते हैं वातावरण से संबंधित कारक। वंशानुक्रम, सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, वातावरण का प्रभाव, शिक्षकों के अनौपचारिक संसाधन, व्यक्तित्व का विकास, परिवार तथा वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, संपूर्ण परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक वातावरण। बात करते हैं थॉर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत। तो ये कुछ थ्योरी है, ये सीखने की थ्योरी है, जैसे थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक का एक अनुबंधन सिद्धांत है। यूपी टेट या सी टेट की उससे यहाँ पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत का क्या नाम है, तो इसका क्या है, अनुबंधन सिद्धांत। सन 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, यानी कि इसका ये अनुबंधन सिद्धांत तो नाम है ही, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत,
उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और संबंधों का सिद्धांत। इसके 3 नाम हैं। पहला नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा नाम है संबंधों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयोग। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग किया था, यहाँ भी यूपीटेट और सीटेट से पूछते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था और मछली पर किया था। मिरर डायनेमिक एक्सपेरिमेंट। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कौन कौन से थे? इनके 3 नियम होते हैं। 3 इनके मुख्य नियम होते हैं, 5 इसके गौण नियम होते हैं। 3 इसके मेन होते हैं और 5 इसके कैसे होते हैं? 5 इसके गौण नियम होते हैं। तो नियम पहले की बात करते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम ये होता है जब बच्चा बिल्कुल तत्पर हो, किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, तो उस कार्य को वो अच्छे से कर लेता है। अगर उसका मन ही नहीं है किसी काम को करने का, तो फिर आप उसे कितना ही काम कराएं, वो उस काम को नहीं करेगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। मतलब जैसे कहते हैं रस्सी के आने जाने से, जब रस्सी कुआं से पानी निकालते हैं और उसकी सर पर रस्सी के आने जाने से निशान बन जाता है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ है अभ्यास का नियम। बच्चा जब किसी चीज़ को बार बार रटता है, याद करता है, तो उसे एक बार वो याद हो जाती है। इसे कहते हैं अभ्यास का नियम। इसमें 2 हैं, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। फिर क्या है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है जब हम किसी दूसरे से प्रभावित होकर, जब बच्चा छात्र किसी दूसरे से प्रभावित होकर, यानी कि अपने टीचर से या अपने किसी रोल मॉडल से या अपने भाई बहन से या अपने फ्रेंड से प्रभावित होकर क्या करता है, अपना काम करना स्टार्ट करता है, अपने को पढ़ाना स्टार्ट करता है, कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, सोचता है भाई वैसे उसने अचीव किया वह भी अचीव हुआ। तो ये क्या है, प्रभावित। किससे प्रभावित हुआ? अपने फ्रेंड से हुआ, अपने रोल मॉडल से हुआ, अपने भाई से हुआ, बहन से हुआ, या अपने टीचर से वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ। अब करते हैं गौण नियम की बात, जो इनके द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहुत सारी प्रतिक्रिया करने के बाद में एक प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक हो जाती है। तो क्या होता है, जब हम बहुत सारा काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे होते हैं और बार बार हम बहुत सारे काम करेंगे और बार बार कोई काम गलत होगा, तो अचानक वो एक बार ठीक भी हो जाएगा। मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रियाओं का नियम, समानता का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम। तो यहाँ ये हमारा नेक्स्ट बात करते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कि पावलोव साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक साइंस से, जिन्होंने एक कुत्ते की जो लाल नली होती है उस पर उन्होंने प्रयोग किया था पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शारीरिक शास्त्री I.P. पावलोव ने किया था। यानी कि कौन से, रूस के थे, 1904 में किया था। और कहाँ के थे, रूस के थे। और कौन से थे, शारीरिक शास्त्री I.P. पावलोव। कौन से थे, वैज्ञानिक थे। कौन से थे, शारीरिक, फिजिकल। तो इस तथ्य की सामान्य अर्थ यह है कि जब 2 उत्तेजनाएं बार बार दी जाती हैं पहली नई बात में मौलिक, तो कुछ समय पहली क्रिया भी प्रभावशाली हो जाती है। पावलोव का प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था और उसका खरगोश पे किया था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पावलोव ने किस पे अपना प्रयोग किया था, या वाटसन ने किस पर किया था, या थॉर्नडाइक ने किस पे किया था। यहाँ से क्वेश्चन यूपीटेट सीटेट में पूछ लेते हैं। तो वाटसन ने प्रयोग किया था खरगोश पर। सिद्धांतों से संबंधित कुछ नियम हैं, समय सिद्धांत, तीव्रता का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत हैं जिन पर इन्होंने काम किया था। यानी कि समय का सिद्धांत, तीव्रता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, व्यवधान का सिद्धांत। ये हमारी थ्योरी होती है यहाँ कंप्लीट। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, ये हम अगली यूनिट में, अगली क्लास में देखते हैं। आपको मैंने आज पावलोव को पढ़ाया, थॉर्नडाइक को पढ़ाया और सीखने के सिद्धांत, नियम पढ़ाए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को पढ़ाया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली यूनिट में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
अगर आपको पसंद आती है तो थैंक यू।